आज की कहानी है उपलब्धि। पहले आने वालों का तांता लगा रहा और अब जाने वालों का सामान बंद रहा था। घर एक चौराहा बन गया था। ना वहाँ किसी को पहचानने का काम था, न जानने की फुर्सत। सपने की तरह दिन बीत गए और अब एक दूसरे के करीब आने का वक्त मिला था। बैंड बाजे, शहनाई की इतराती धुन और बच्चों के कोलाहल के बाद यह मधुर शांति अच्छी ही लग रही थी उसे। केवल बहुत ही नज़दीकी संबंधियों और इस बड़े परिवार के सदस्यों के सिवा लगभग सभी मेहमान विदा हो चुके थे। जब भी खाली समय मिलता, अवकाश प्राप्त वृद्ध ससुर नई छोटी बहू के पास आकर बैठ जाते। नया नया घूंघट बार बार खिसक जाता और मंद मुस्कान से भरी दो आंखें वृद्ध की ओर सस्नेह ताकती रहती। यह सब बिल्कुल नया नया लग रहा था उसे। वास्तविकता की क्रूर धरती पर पली, आदर्श की सूखी ऋतुओं को झेलती, हर परिस्थिति से जूझने की क्षमता रखने वाली वह इस अनोखे स्नेह सिक्त ग्रीन हाउस की छत तले अपने आप को नए सांचे में ढाल रही थी। बेटी, अधूरी मत छोड़ना अपनी पढ़ाई। तुझे कोई सहयोग दे न दे, मैं पूरा सहयोग दूंगा। मैं तो दीवाना हूँ लिखाई पढ़ाई का। वृद्ध बार बार उससे यह आशा कर रहे थे कि वह उनकी बात का उत्साह से जवाब देगी, जबकि वह लाज से सिमटी कनखियों से जेठानी व नंदों की भेद भरी मुस्कान का सामना कर रही थी। क्या बाबूजी भूल गए कि उसका ब्याह हुए केवल 3 ही दिन हुए हैं और अभी वह जिस दुनिया में विचर रही है वह पढ़ाई लिखाई से कोसों दूर है। पर बाबूजी की निरंतर कथनी न जाने किस अंतरिक्ष यान की सी तेज रफ्तार से उस चांद सितारों की स्वप्निल दुनिया से वास्तविकता की धरती पर लापटके दे रही थी। पिछले कुछ दिनों में वह लगभग भूल गई थी कि उसे अपने शोध कार्य की थीसिस इसी माह के अंत में जमा करनी है। नाते रिश्तेदारों के मान सम्मान, आव भगत और बच्चों के कोलाहल के बीच भी बाबूजी बार बार उसे आ आकर कुरेदते रहते थे। देख बेटी, राजा अपने देश में ही पूज्य होता है, पर विद्वान का हर जगह सम्मान होता है। तुम विदुषी हो, अपना ध्यान भटने न देना। तुम्हारे हमजोली लाख भड़काएं, तुम अडिग रहना। और यह कुछ हद तक सच भी था। बड़ी ननद 2-3 बार मजाक में कह चुकी थी, अब मेरा भैया ही इसकी थीसिस बन गया है। क्या होगी अब पढ़ाई लिखाई इससे, और पीएचडी करके भी क्या करना है। आखिर में तो वही चूल्हा चौका करना है। सिर्फ यही दीदी, मंझली जेठानी ने आंख मारते हुए कहा था, और लाज से उसके कान लाल हो उठे थे। परिवार की हम उम्र सदस्याएं कहती थी, यह दिन रोज़ रोज़ नहीं आएगा। जाओ, क्वालिटी में तुम दोनों आज नाइट शो में फिल्म देख आओ। भरे पूरे परिवार में दो सहमते धड़कते दिलों को मिलाने वाले मासूम एकांत क्षण, भविष्य के सुनहरे स्वप्न जाल और एक दूसरे में खो जाने के अरमान। पर घड़ी की टिक टिक की तरह बूढ़े बाबूजी की वही रट हर दम मानो कानों पर चोट करती रहती थी और वह अपने आप को अपराधी महसूस करने लगती। ओह, ज़्यादा पढ़ लिख लेना भी अच्छा नहीं, जीना दूभर हो जाता है। मधुर मिलन की मीठी घड़ियों में भी एक अपराधी सी हो उठती वह। क्या यही चीज़ कभी उसकी कम पढ़ी लिखी जेठानी या बड़ी ननद को कचोटती ना रही होगी? कभी नहीं। वे तो जीवन की स्थूल उपलब्धि से ही बेहद संतुष्ट दिखलाई देती हैं। वे केवल सूक्ष्मतम उपलब्धि की बात क्यों सोचती हैं? इतने बड़े मकान की बंद हवा में वह घुटन सी महसूस करती और इसलिए वह छत पर जाकर आसमान के नीचे खुले में खड़ी हो जाती। एक बार वह बादल के एक सफ़ेद टुकड़े की सूर्य किरणों के साथ होती अटखेलियाँ देखने में मगन थी कि उसके कानों में कुछ खुसर फुसर सुनाई दी। बाबूजी का सारा स्नेह मानो बरसात की तरह उमड़ रहा था। छोटी बहू ने आज क्या खाना खाया? वह कमज़ोर होती जा रही है। और देखा, ढेर सारे फल उसके लिए बाजार से खरीद लाए। खाए चाहे ना खाए, हम लोग से भी तो पूछना था। तभी उसे याद आया, नई जगह में आकर उसे भूख ही नहीं लग रही थी। यह बात जानकर कि उसे रोज़ रात को गर्म दूध पीने की आदत थी। ससुर अपने सामने बैठाकर दूध का गिलास देने लगे थे। फिर जब भूख नहीं सुधरी तो बार बार पूछते, तुम्हें क्या तकलीफ़ है बेटी, शर्माना मत, ज़रूर बतलाना। और फिर एक दिन ढेरों फल ले आए थे। वह क्या बोलती, स्मित भरी आंखों से उनकी ओर ताकती रही। उसे यह सब अजीब सा लगता था। बचपन में ही वह माता पिता को खो बैठी थी। ताऊ चाचा, ताई चाची और फुफेरे चचेरे भाई बहनों के कठोर अनुशासन के बीच
वह जान ही नहीं पाई थी कि ममता का स्रोत उसके जीवन में सूख गया था। स्नेह ममता का यह नया झरना उसके लिए अनोखा था। समय पर उसे खाने पहनने को मिल जाता है, पर कभी किसी ने उसके दिल में क्या है जानने का न तो प्रयत्न किया था और न ही कभी यह सोचा था कि उसकी भी कोई इच्छा हो सकती है। ये छोटी छोटी बातें, ये ज़रा ज़रा से आग्रह उसके लिए तो हिमालय जैसे थे। सीढ़ियों पर पदचाप ऊपर की ओर ही आ रहा था। मंझली के उलाहने का उत्तर देती हुई मंझली बोली, तुम ठीक कह रही हो दीदी, पर बाबूजी ने छोटी को देखने के बाद यही कहा था, लड़की देखने सुनने में साधारण है पर प्रतिभाशाली लगती है। खैर, प्रतिभाशाली लड़कियां तो मेरे छोटे बेटे के लिए कई मिली हैं, लेकिन मैं यहीं उसकी शादी करूंगा। मालूम है क्यों? छोटी के माँ बाप नहीं है ना। बाबूजी उसकी पीड़ा शायद हम लोगों से ज़्यादा समझते हैं। हाँ, यह तो सच है। उस लिहाज से देखो तो बाबूजी का स्नेह भले ही पक्षपातपूर्ण हो, पर है सही। उसने हौले हौले चूड़ियाँ खनका दी। दोनों तब तक ऊपर आ चुकी थी। अरे छोटी, तेरी चूड़ियों की खनक से पता चला तू यहाँ है। तेरी ही बात हो रही थी। बाबूजी तुमसे बेहद स्नेह करते हैं। मालूम है क्यों? उन्हें भी न माँ का प्यार मिला, न पिता का लाड। फिर उसे प्यार से अपनी छाती से सटाकर मंजली बोली, मेरे प्यारे देवर को पाने के बाद तुझ सा प्रसन्न भला और कौन हो सकता है। प्यार के इस छोटे से प्रदर्शन से ही उसका दिल कुलांचे भरने लगा। कभी भी किसी ने उसे इस तरह प्यार नहीं किया था। बचपन से ही वह वयस्कों में मानी जाने लगी थी। उसकी बाल सुलभ आकांक्षाओं को भी तो असमय ही कुचल दिया गया था। अनुशासन की कुल्हाड़ी से बाबूजी के प्रति एक नई स्नेहधारा प्रवाहित होने लगी थी उसके हृदय में। उसकी थीसिस जमा हो गई थी। अब बाकी रहा था साक्षात्कार। सुबह सुबह बस से इंटरव्यू के लिए जाना था। घर के सभी सदस्य अभी सो रहे थे। उसके एक परीक्षक आज ही वापस भी चले जाने वाले थे शाम की गाड़ी से, इसलिए इतनी सुबह जाना था। किसी तरह तैयार होकर वह निकली। सामने कांपते हाथों में चाय का प्याला पकड़े बाबूजी खड़े थे। लज्जित हो वह बोली, आपने क्यों तकलीफ की? सस्नेह वे बोले, मेरी कामना है कि तुम्हारा उद्देश्य सफल हो। झुककर उनके पांव छूकर वह चल दी। एकांत के सुनहरे क्षणों में स्नेहमयी बाहों की घेराबंदी से अपने को मुक्त करती हुई वह बोली, आज मुझे सुबह सुबह बड़ी अजीब सी स्थिति का सामना करना पड़ा। बाबूजी ने स्वयं अपने हाथों से मुझे चाय बनाकर लाकर दी। तो इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है रानी? बाबूजी तो काफ़ी समय से यही करते आए हैं। माँ इतनी सुबह उठ नहीं पाती थी। रात में घर के ढेरों काम रहते थे। बाबूजी रोज़ 5 बजे सुबह हम लोगों को चाय बनाकर देते थे। तब कहीं जाकर हम लोग पढ़ने के लिए बैठते थे। ओ डार्लिंग, जिस बात को तुम लोग इतना सामान्य मानते हो, वह मेरे लिए एक निहायत ही मूल्यवान अनुभव है, वह बोली। और उत्तर में मिली एक मुस्कान। इस घर के चारों ओर जो हरियाली थी, उसी के कारण पड़ोसी उसे ग्रीन हाउस कहते और इस परिवार के सदस्यों का आपसी स्नेह सबकी ईर्ष्या की वस्तु थी। नई बहू का शोषण करने के इरादे से कोई बातूनी आकर कहती, चलो ना छोटी, आज मेरे पति फ्री हैं, हम दोनों नाइट शो देख आएं। मेरे पति तुम्हारे पति के सहकर्मी ही नहीं, जिगरी दोस्त भी हैं। तनिक झिझक से वह कहती, बाबूजी को ज़्यादा रात गए घर लौटना पसंद नहीं है। ओह, अपने बूढ़े ससुर से कहो ये दकियानूसी बातें भूल जाएं। आखिर एक मैट्रिकुलेट का देखने सोचने का क्षेत्र तो सीमित होगा ही। छोटी का दिल छलनी होने लगा। बाबूजी बाबूजी ज़्यादा पढ़ नहीं पाए क्या, इसीलिए वे व्यापक रूप से देख समझ नहीं पाते? काश ये छींटे कसने वाली यह ग्रेजुएट महिला जानती कि कितनी तमन्ना थी उनमें पढ़ने की, पर कौन पढ़ाता उन्हें। दूर के रिश्ते के एक मामा ने मैट्रिक पास करते ही असम के जंगलों में भेज दिया था उन्हें नौकरी करने। किसी तरह अपने आप को संभाल कर बोली, छोटी नंदे हैं ना घर में, उन पर क्या असर पड़ेगा? अरे छोड़ो भी, वे क्या तुझे आदर्श बनाकर जी रही हैं? ये स्कूल कॉलेजों में पढ़ने वाली छोकरियां तो अब तक अपना आदर्श ढूंढ चुकी होंगी। अब वह क्या कहती? शिक्षा के दीवाने बाबूजी क्या उन लोगों को छोड़ने वाले हैं? हाथ धोकर पीछे लगे रहते हैं ताकि उन लोगों की पढ़ाई पूरी हो जाए। शांत समझदार सास कभी कभी तुनक भी उठती। पढ़ाई के पीछे होशो हवास खो बैठते हैं। यही एक नशा है इनको। लड़कियां घर का काम धाम भले ही न सीखें, बस दिन रात किताबें लिए रटती रहेंगी।
लड़कों को तो पढ़ा लिखा कर बड़ा लाट बना दिया। लाट नहीं तो क्या, उनके ठाट क्या किसी से कम हैं? बाबूजी एक संतोषपूर्ण मुख मुद्रा में चिल्ला चिल्लाकर कहते, पड़ोसी पूछते हैं कि तुम्हारा कितना बैंक बैलेंस है। मैं कहता हूँ कि मैंने अपना पैसा बैंकों में जमा कर दिया है। पांचों बेटे मेरे हीरे हैं, उन्हें बैंक बैलेंस शून्य होने का कोई भी दुख नहीं था। बेटे कभी कभी चिढ़ जाते, हाँ हाँ लिखाया पढ़ाया ही तो है, और क्या दिया है। हम लोग अपनी मेहनत से आगे बढ़े, तुमने खा पी कर सब खर्च कर दिया। ज़रूर किया, कमाया है, खाऊंगा नहीं। बाबूजी अपना धीरज खो बैठते। भिन्न भिन्न प्रकार के पकवानों के प्रति वे अपना लोभ न रोक पाते। खाने का शौक बराबर रहा है उन्हें। यह तो उनके बाजार से अपनी मनपसंद चीज़ें लाने का शौक देखकर ही वह समझ जाती थी। दूसरी बहुएं और सास मुंह में कपड़ा ठूसकर ठिठोल करती, दांत नहीं रहे फिर भी खाते किस शौक से हैं। शायद उम्र के साथ लालच और भी बढ़ गया है। मनोविज्ञान की छात्रा छोटी सोचती कि इन लोगों को कौन समझाए। स्नेह और प्यार की वह भूख जो मिट न पाई, उसे जीभ की संतुष्टि द्वारा पेट भरकर मिटाना चाहता है स्नेह का प्यासा वह व्यक्ति। उसके अतृप्त मन ने अपना समाधान खोज निकाला है, पर यदि वह बोलने लगे तो वे हंसकर बोलेंगी, चल रही, यह कोई तेरा विश्वविद्यालय की कक्षा है जो लेक्चर झाड़ रही है। अपनी छात्राओं को सिखाना जाकर। प्यार मिला नहीं, पर प्यार लुटाना आता है बाबूजी को। पतंग पकड़ने के लिए जाने पर किस तरह मामा के हाथों पिटाई हुई थी, वही किस्सा सुनाते सुनाते वे मंडू को पतंग बनाना सिखाते। स्कूल खुल रहे हैं, मीतू की बरसाती लानी है। सुबह से ही वे हल्ला मचाने लगते, मानो मीतू की बरसाती लाने से बड़ा कोई काम इस दुनिया में बचा ही ना हो। जब मीतू शैतानी करती तब संजली कहती, अब मैं इसे हॉस्टल में डाल दूंगी। मजाक में भी हॉस्टल का नाम मत लेना। बेटी, माँ बाप के रहते बच्ची को भला हॉस्टल में क्यों रहने पड़े इस कच्ची उम्र में। मुझे भी मामा ने 9वीं कक्षा में हॉस्टल में रख दिया था। वे खो जाते उन दिनों की याद में जब उन्हें पोखर से कमल चुराकर लाने में बड़ा आनंद आता था। लाला जी के कुम्हड़े की बेल काटकर फेंक देने में हर्ष होता था, और कितना मज़ा आता था चाचा जी की गाय के बछड़े को छोड़ देने में, जिससे पूरा दूध बछड़ा पी जाए और लल्लन चाचा उसे गालियां सुनाने घर आदम के। इस खेल में उपलब्धि शायद भौतिक लाभ की दृष्टि से कुछ भी न होती, पर एक किशोर बालक का अहम तृप्त हो जाता। पर किसको परवाह थी उसके अहम की। वह तो पराश्रित अनाथ बालक था, इसलिए मामा ने उसे हॉस्टल में भर्ती करा दिया था। जाड़े के दिन थे, बहू और मामा नई रजाई दे गए थे मुझे। लड़कों ने मेरी नई नई रजाई देखी तो ईर्ष्यावश दौड़े आए और हंसने लगे। अरे मुंडी रजाई है मुंडी। मेरी रजाई के किनारों पर पाइपिंग नहीं थी, बस छोकरों को बहाना मिल गया था। सब के सब टूट पड़े मुंडी रजाई पर और सारी रुई नोच नोच कर हवा में उछालने लगे। एक असहाय किशोर पर उस रात क्या बीती, यह उसका दिल ही जानता है। कमरे में रुई के गुब्बारे नहीं, उसके मथे हुए अरमानों की धूल उड़ रही थी। मेरे देखते ही देखते उन्होंने रजाई के चीथड़े कर दिए। ठंड से ठिठुर कर वह जाड़ा गुजारा मैंने, पर मामा से दूसरी रजाई मांगने का साहस न जुटा पाया। जीवन भर कभी भी किसी से जिद करके कुछ मांगने का दिन नहीं आया। आज किसी बच्चे की कोई भी जिद पूरी करके मुझे बड़ी आत्मतृप्ति होती है। इस कच्ची उम्र में हॉस्टल में मत भेजो, जबकि तुम लोग जिंदा हो, मैं जिंदा हूँ। कल से मैं पढ़ाया करूँगा मीतू को, वह सुधर जाएगी। माँ बाप के प्यार में वह ताकत है जो शायद हॉस्टल के कठोर अनुशासन में नहीं है। छोटी बहू की आंखें सजल हो उठती। क्या किसी के पास थोड़ा सा भी अतिरिक्त प्यार नहीं बचता है एक अनाथ बच्चे के लिए? थोड़ा सा स्नेह जहाँ जादू कर सकता है, सारे विष को अमृत में बदल सकता है, वहाँ ये समर्थ दुनिया वाले अपनी क्षमता का दुरुपयोग क्यों करते हैं? कुछ देर के लिए बाबूजी की उन धुंधली आंखों की सजल गहराई में डूबती उतराती वह वर्षों पीछे घिसटती चली जाती। प्यार का लबालब भरा प्याला किसी के होंठों से लगा है, पर वह उस स्वाद की अहमियत नहीं जानता, और जिसके आगे से अचानक प्यार की भरी लुटिया खींच ली गई हो, वह प्यासे मृग की भांति भाग रहा है। और वह खो जाती है अपने वार्षिक परीक्षा फल की घोषणा के दिनों की याद में। वह कक्षा में प्रथम आती है
और उससे उम्र में बड़ी चचेरी बहन किसी तरह पास हो जाती है। चाची हाथ मटका मटका कर कहती है, देखो आजकल की बहुरूपी लड़कियों को, कैसे दीदे फाड़कर चीखती थी कि हाय मेरा पर्चा बिगड़ गया, इधर देखो तो पहला नंबर लेकर आ रही है, हाय कितने नाटक रचे, वह प्रथम आई है, इसकी खुशी मनाना तो दूर रहा पर कभी पर्चा बिगड़ जाने पर रो पड़ने की बात पर चाची उलाना देना ना भूली। स्वाभाविक था कि कितना भी अच्छा विद्यार्थी हो, वह परीक्षा के दिनों में ऊट पटांग सोचता है, डरता है, पर उसके लिए तो स्वाभाविक बात या व्यवहार करना भी संभव न था। वह सबकी नज़रों में एक वयस्क, समझदार और सख्त लड़की थी, जिसके लिए नाबालिग की तरह व्यवहार करना अशोभन था। और जब आर्थिक झंझटों के बावजूद बाबूजी ने उसे अपनी छोटी बहू मनोनीत किया था, तब तो मानो कहर बरपा था। क्या देख कर ले जा रहे हैं? एक ने कटाक्ष करते हुए कहा था। ताई जी का स्नेह ज़रूर था इस पर। हौले हौले वे बोली थी, अजी ऐसा मत कहो, हमारी बिटिया का चेहरा मोहरा तो अच्छा है, हरदम हंसती आंखें, तीखी नाक और पढ़ाई में अव्वल। हाँ, उसके साधारण से चेहरे पर एक ही असाधारण बात थी, उसकी हंसती हुई आंखें जैसे प्रतिज्ञा कर ली थी कि उन आंखों ने कि हर उदासी को हरा कर रहेंगे। और यही उसका गुण बन गया था, हंसमुख बने रहना। वह अपने आसपास देखती कि इस अभावग्रस्त दुनिया में सुख सुविधा के बीच भी आदमी अभाव का अनुभव कर रहा है। जो भौतिक सुखों से वंचित है वह भी, और जो सुविधा प्राप्त है वह भी। शायद भौतिक सुख दुनिया के हर कोने तक पहुंचाने में हम असमर्थ हैं, पर स्नेह के अगाध सागर से लबालब भरा है यह मानव मन। यदि थोड़ा सा भी सिंचन करना शुरू कर दे हर कोई, तो सारी धरती, सारी जगती सिंच जाए। इतना थोड़ा सा त्याग वह भी करेगी और करवाएगी। आखिर इसमें तो कोई खर्च नहीं है। आजकल की दुनिया में हिसाब से चलना पड़ता है, पर मन का कोई बजट नहीं बन सका है, और आज तक, और ना ही प्यार का कोई माप। इसलिए जहाँ तक स्नेह प्रेम खर्च करने का सवाल है, बेझिझक आगे बढ़ा जा सकता है। वहाँ ना कोई ऑडिट होगा, ना कोई चार्ज। पर हिसाब ही है ना मानव मन। हो सकता है कभी कोई माप निकल आए और स्नेह का भी हिसाब देना पड़े। शायद यही सोचकर स्नेह के भंडार भरे पड़े हैं और रोते दिलों को लुटाने को कोई तैयार नहीं। दूरदर्शी समझदार आदमी की जात खिलखिलाकर हंस उठी वह। कैसी पगली हो तुम, मन ही मन हंसती हो और रोती हो। पति की मीठी झिड़की सुनकर चुप हो गई वह। फिर तुनक कर बोली, क्यों, हंसने पर कोई टैक्स तो है नहीं। और जहाँ तक रोने का सवाल है, तुम्हें पाकर, तुम लोगों के बीच इस ग्रीन हाउस की ठंडी छाँव में रोकर भी शांति मिलती है, मानो बीती कड़वी यादों को धोकर बहाए दे रही हूँ। कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। परिवार के सभी सदस्य रजाई में दुबके पड़े थे, पर इतना शोरगुल होने लगा कि एक एक कर सब उठने को मजबूर हो गए। बैठक से शोरगुल की आवाज़ आ रही थी। एक एक कर सब भीतर झांकने लगे। आइए आइए, छोटी का सदा सहास स्वर। मेज़ पर एक बड़ा सा केक रखा था और चाय की प्यालियां सजी थी। सारे बच्चे बाबूजी को खींचकर मेज़ तक ला रहे थे। छोटी ने प्यालियां भरनी शुरू की। चाय की सुगंध से कमरा महक उठा। बच्चों ने दादाजी को ताज़े गुलाब के फूलों का गुलदस्ता भेंट किया। छोटी ने उनकी कांपती उंगलियों में छुरी पकड़ा दी। बच्चे एक साथ गाने लगे, हैप्पी बर्थडे टू यू दादाजी, जन्मदिन मुबारक हो। परिवार के सदस्यों ने भुने हुए काजुओं के साथ चाय की चुस्की ली। केक का बड़ा सा टुकड़ा छोटी ने बाबूजी को पकड़ा दिया। कनखियों से सास की ओर देखा बाबूजी ने, फिर उनकी आंखों में जो स्नेह का सागर उमड़ रहा था, वह सबके कल्याण के लिए, सारी दुनिया के वंचित लोगों के लिए, सारी जगती के अतृप्त बच्चों के मंगल के लिए बहने लगा। मेरा जन्मदिन आज तक किसी ने नहीं मनाया था बेटी, और छोटी को लगा स्नेह के इन कीमती मोतियों को वह पिरो कर रख ले। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी? प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।